हमें पूरा समझना पड़ेगा कि आकलन की प्रक्रिया में सैंपलिंग की भूमिका क्या है। कोई बता सकता है सैंपलिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों हम सभी बच्चों का परीक्षण नहीं कर रहे हैं? राजश्री मैम, आप आंसर देना चाहेंगी? जी मैम। जी मैम, सैंपल जो रहता है वो एक पूरे मान लीजिए जितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सारे स्टूडेंट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। जी, उसमें जी। सारी उनकी जो भी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें होंगे, तो इसलिए हम सैंपल लेंगे। ठीक है। मैम ने हमें बता दिया सैंपलिंग क्या होता है, उसका में सैंपल कैसा होता है, वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि उसका प्रतिनिधित्व होता है और उसके जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, वो पॉपुलेशन और सैंपल में एक समान झलकते हैं। ठीक है? कोई पर मुझे बता सकता है सैंपलिंग करना क्यों ज़रूरी है? यस मैडम, जैसा कि मैडम राजश्री मैडम ने बताया कि ये पूरी पॉपुलेशन में से अपन सैंपल चुनते हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम पूरे जैसे अगर बात करें स्कूल स्टूडेंट की एमपी के अंदर अगर सभी बच्चों का टेस्ट लेने की बात करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और एक्सटेंसिव हो जाएगा, और भी कई ऐसी कैरेक्टर्स आएंगे जिससे हमें आउटपुट मिलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम सैम्पलिंग मेथड लेते हैं जिससे कि हमारा टाइम भी बचे और पैसा भी बचे, हर चीज का रिसोर्सेज का कम से कम उपयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट निकल पाए, इसीलिए अपन सैम्पलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम सैंपलिंग करते हैं। खुशबू मैम, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपका माइक ऑन है। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने ये समझ लिया, ठीक है। तो अब मैं अपने स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द दिखाना चाहूंगी। कोई ऐसा शब्द है जो आपको नहीं समझ आ रहा है? ये सब शब्द हमने पिछली वर्कशॉप में कवर किए हैं, सब समझे हैं, आप लोग को पहले से पता थे, आप लोग खुद समझा पाए थे ये। पर क्या कोई अभी ऐसा शब्द है जो आपको लग रहा है कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है? मैम, एब्सेंटिज्म समझा दीजिए। एब्सेंटिज्म। ठीक है, एब्सेंटिज्म समझा दूं। पहले एक बार सुन लेते हैं, किसी और को किसी और चीज से नहीं किया गया, तो एक एब्सेंटिज्म हम लोग समझ लेंगे। कोई और शब्द जो आपको नहीं आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये नया शब्द है या ये समझ नहीं आ रहा है? मैडम ये एब्सेंटिज्म में ही समझ में नहीं आया, बाकी सब तो आ रहे हैं। ये ठीक है, अनुपस्थित ठीक से है। रिलेटेड तो नहीं, अच्छा, एब्सेंट से रिलेटेड ठीक है। हाँ, एकदम सही है, एब्सेंट से मैडम रिलेटेड ये शब्द है। एक्सक्यूज मी मैम, ये रिप्लेसमेंट स्कूल्स के बारे में भी थोड़ा बता देंगे तो अच्छा होगा। एकदम एकदम रिप्लेसमेंट स्कूल भी हम लोग कवर कर लेंगे। और कोई पॉइंट? ठीक है, इन दो को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सैम्पलिंग, सैंपल, जनगणना और जनसंख्या की बात करूं तो बड़ा कॉमन वर्ड है। अब जो पुरानी वर्कशॉप में हमारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनमें से क्या कोई प्लीज मुझे सैम्पलिंग योजना के बारे में ध्यान दिलवा देगा अगर तो? शंकर सर का माइक खुल गया है। शंकर सर थोड़ा सा 2 मिनट रुकेंगे ताकि कोई और पार्टिसिपेंट्स भी आगे बढ़ के आए। राम बाबू सर, आपको सैम्पलिंग योजना ध्यान है? यस मैम। जी सर, समझा दीजिए जरा सा सैम्पलिंग योजना के बारे में। पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल्स निकालते हैं, उसकी एक विधिवत एक प्लानिंग तैयार की जाती है, उसे हम सैंपलिंग योजना कहते हैं। ठीक है, राम बाबू सर ने बहुत छोटे से में समझा दिया है, सही समझाया है। पर कोई इसमें ऐड कुछ करना चाहेगा? शंकर जी, अब आप आ सकते हैं अगर इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे तो। यस मैडम, सैम्पलिंग मैडम स्कीम बनाने से पहले जो सैम्पलिंग स्कीम ऐसी होती है, जो अपन सैंपल लेने वाले हैं उस सैंपल लेने के दौरान हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी, कौन से हमको पहलू इसमें शामिल करने चाहिए जिससे कि हमारी सैम्पलिंग जो है बिल्कुल आउटपुट उसका अच्छा निकल के आए। ये पूरी स्कीम बनाना या योजना बनाना स्टेप बाय स्टेप, ये पूरी कहलाती है सैम्पलिंग स्कीम। और इसके अंतर्गत जैसे लास्ट
लास्ट टाइम हमने सीखा था 5 स्टेप में आपके द्वारा सिखाई गई थी, तो उसके अलग अलग हो सकता है पॉपुलेशन के स्टेप अलग अलग हो, लेकिन उसमें 5 स्टेप रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपन टारगेट पॉपुलेशन ले लेते हैं कि कौन सी टारगेट पॉपुलेशन है। अभी हम अपन बात करें तो अपनी टारगेट पॉपुलेशन एमपी स्कूल के स्कूल्स हैं। फिर कौन सा सैंपल स्कीम लेंगे, सैंपल प्रोसेस कौन सी होगी, कौन सी विधि ली जाएगी, सैंपल का साइज कितना होगा, ये सब चीजें उसमें आती हैं मैडम। जी जी, एकदम सही। शंकर जी ने राम बाबू जी के पॉइंट को ही थोड़ा और एक्सपैंड करके हमें समझाया, और दोनों के पॉइंट एकदम ही सही थे, है ना। जो पूरा एक प्लान हम तैयार करते हैं, हम सीधे ऐसे नहीं बोल देते हैं कि सैम्पलिंग कर देंगे, डेटा दीजिए सैम्पलिंग कर दे, नहीं। हमें पहले डेटा समझना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें ये सब पूरी चीजें देखकर आगे करते हैं। ये 5 स्टेप प्लान है। हम देखते हैं हम किसको एसेस करना चाहते हैं, राइट। अगर हम अभी डायग्नोस्टिक एमपी के बात करें, तो एमपी के स्टेट के सारे बच्चे 9th और 11th क्लास के हमारी टारगेट पॉपुलेशन बनती है। फिर हम सैम्पलिंग फ्रेम करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? क्या हमें प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट चाहिए? क्या हमें बच्चों के नाम की लिस्ट चाहिए? क्या हमें गवर्नमेंट स्कूल्स के नाम की और पूरे डेटा की लिस्ट चाहिए, राइट। तो वो हमारा सैम्पलिंग फ्रेम होता है कि ढांचा कैसे तैयार होता है, कहाँ से लिस्ट निकलेगी। फिर हम देखते हैं हमारा तरीका क्या होगा। हमने बहुत सारे तरीके पढ़े हैं, फिर से आगे रिवीजन करेंगे। अगर ध्यान होगा तो 2 होते हैं, प्रोबेबिलिटी मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड ऑफ सैम्पलिंग। तो उसमें से हमें डिसाइड करना होता है, उसमें भी 4 तरीके के मेथड्स होते हैं। आपको सोचना पड़ता है कि आप किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे। फिर आपको अपना सैंपल साइज देखना पड़ता है। क्या आपके पास बजट है कि आप बड़ा सैंपल साइज ले लें, या आपके पास उतना बजट और टाइम दोनों ही नहीं है कि आपको अपना सैंपल साइज कम करना पड़ेगा। जब आपके ये 4 तैयार हो जाते हैं, आप सोच समझ लेते हैं कि क्या करेंगे, तब आप जाके फिर फाइनली सैंपलिंग करते हैं और एक सैंपल तैयार करते हैं। ठीक है, अब इससे पहले आगे बढ़े, एब्सेंटिज्म का आया था क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे बोला गया था एब्सेंट वर्ड से, एब्सेंट वर्ड तो सबको पता होगा, सभी बहुत फेमिलियर होंगे इस शब्द से। तो क्या अगर आपकी कक्षा में हर दिन, अगर साल के बात करें, सारे बच्चे प्रेजेंट रहते हैं कि एब्सेंट रहते हैं? एब्सेंट रहते हैं मिस। ठीक है, एब्सेंट रहते हैं। किसी की क्लास है कि हर दिन हर समय 100% अटेंडेंस रहता हो? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने स्कूल में? जी होता है 100% भी, पर एग्जाम्स के दौरान होता है 100%। बट एग्जाम के दौरान होता है, पर आप सर कितना कॉन्फिडेंस रहता है कि 100% अटेंडेंस रहेगा? आई वुड लाइक टू से कि एग्जाम में भी पॉसिबल नहीं है। अगर अपन बोर्ड एग्जाम की भी बात करें, हायर सेकेंडरी का, हाई स्कूल का चलता है वो, तो वहाँ अगर रेगुलर की बात छोड़ दें, रेगुलर में मैक्सिमम आई थिंक 95% 99% तक प्रेजेंट पहुंच जाती है। लेकिन प्राइवेट की बात करें तो वहाँ तो 60-70% ही प्रेजेंट रहती है, इवन दैट फाइनल एग्जाम में भी। जी जी। सो नहीं पर 100%। मैम आपने, एक्सक्यूज मैम आपने एक एक्चुअली स्कूल के बारे में पूछा, इसलिए मैंने ये ऐसा बोला कि ये स्कूल को का जो एक्सपीरियंस देखा जाए, मेरा खुद का अनुभव रहा है कि जो रेगुलर क्लासेस हम लेते हैं जी उसमें तो सर। 100% अटेंडेंस कभी भी देखने को नहीं मिलती। पर कोई विशेष टास्क होता है कि उनका कोई एक एग्जाम है या हमने क्लास टेस्ट रखा है, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो किसी पर्टिकुलर क्लास में 100% अटेंडेंस भी होती है, जहां तक स्कूल का सवाल है। पर यदि करेक्ट हम एक करेक्ट। लार्ज ग्रुप देख रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पर, जैसे शंकर सर ने बोला, एब्सेंटीज होते हैं, तो यदि लार्ज ग्रुप है तो निश्चित रूप से एब्सेंटीज एग्जाम्स में भी होते हैं। नहीं, देवेंद्र सर आपका पॉइंट एकदम सही है और शंकर जी का पॉइंट अपनी जगह सही है। सो जी जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या हमें कभी ऐसा स्कूल में होता, गारंटी है कि हर दिन हमें 100% अटेंडेंस मिले? ऐसा नहीं मिलेगा। जो देवेंद्र सर कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल टास्क होते हैं, बच्चों से बोलिए कि आज 15 अगस्त है, लड्डू बटेगा, सब आते हैं, है ना, क्योंकि उस दिन पढ़ाई नहीं होगी, ज्यादा मस्ती होगी, तो कोई उस दिन स्कूल मिस नहीं करना चाहता है। तो 100% भी हमें अटेंडेंस मिल सकता है और फ्लक्चुएट भी करता है। पर अब सोचिए, आप एक क्लास में परीक्षा लेने वाले हैं, आपकी क्लास की पॉपुलेशन है 50,
आपने सोचा कि ठीक है मुझे ऐसा थोड़ा इस तरीके से सोचते हैं, आपके पास एक स्कूल है, ठीक है, उस स्कूल में क्लास 9 के 2 सेक्शन है, ए और बी। एक क्लास में 30 है, दूसरे क्लास में 30 है। आपको ये करना है कि सैंपल आपने किया और आपने बोला मैं 50 बच्चों का असेसमेंट करूंगा, ठीक है। तो क्या आपको गारंटी है कि आपको 30 और 30 एक ही स्कूल से ऐसे करके 50 मिल जाएंगे बच्चे, एक दिन जाएंगे? मतलब आप कितना श्योर हो सकते हैं कि मैं जाऊंगा आज तो आज क्लास में पक्का 50 बच्चे तो दोनों मिलाकर होंगे ही? आप इस बात की 100% गारंटी ले सकते हैं कि नहीं? नहीं मैम, नो मैडम, नो मैम, नेक्स्ट एग्जाम देयर में इज नो देखा एनी है। श्योरिटी मैम। जी जी। तो इसीलिए हम जो अगर पीछे आए एब्सेंटिज्म को लेते हैं। एब्सेंटिज्म क्या होता है? एक परसेंटेज होती है जो हम अपने सैंपल साइज में ऐड करते हैं। अब सोचिए मैंने बोला मुझे 50 बच्चों का परीक्षण करना है, ठीक है। अब मैं जाती हूँ 50 का सोच के, क्लास में अटेंडेंस ही 48 है, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अपना हम सैंपल साइज मीट करें। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक एब्सेंटिज्म बढ़ाऊंगी। अपना सैंपल 50 साइज से अगर 10% होता है तो 50 का 55 कर दूंगी। हो सकता है एक और स्कूल ऐड कर दूं और फिर कहूं कि मैं जाके सैम्पलिंग करूंगी ताकि मेरा जो टारगेट है वो मीट हो जाए। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अपने सैंपल साइज में बच्चों का नंबर थोड़ा बढ़ा दे रही हूँ ताकि अगर बच्चे एब्सेंट भी हो इस एक स्कूल में तो दूसरे स्कूल से मुझे और बच्चे मिल जाएं अपना सैंपल साइज कवर करने के लिए। क्या ये आप लोग को एब्सेंटिज्म समझ आया कि मैं दोबारा समझाऊं एक बार? राशि मैम आपका क्वेश्चन था इस बारे में? जी मैम, मैम एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ ठीक है। राम बाबू सर आप कुछ कह रहे थे, आपका माइक ऑन हुआ था। मैंने यही बोला था कि समझ आ गया। अभी नेक्स्ट एग्जाम में भी देखा था हमने कि बच्चे कितने अपसेंट हुए थे उसमें। ठीक है मतलब जितना सैंपल साइज था उससे काफी बच्चे अपसेंट थे। ठीक है एकदम। अच्छा अब ये ऐसे होता है। राशि मैम आप सोचिए आपको मतलब आपने सोचा कि 100 बच्चों का मुझे लेकर जाके डेटा आना चाहिए, तब मेरे को पता चल पाएगा कि बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। आपको एक स्टडी करनी थी जिसमें आपको पता करना था कितने बच्चे आप कोई सब्जेक्ट पसंद करते हैं। आपने क्या किया कि सैंपल साइज तय किया 100। आपने बोला अलग अलग स्कूल में जाऊंगी, 3 अलग स्कूल में जाऊंगी, वहां से मुझे 100 बच्चे तो मिल ही जाएंगे। बट हम कहते हैं 100 बच्चे ना करके 10%, 15%, 20%, आप देखिए आपका डेटा कैसा है, आप कैसी जगह पे जा रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना डेटा बढ़ा लीजिए। तो अगर मैं बोलूं 20% बढ़ा लीजिए तो आप 100 की जगह 120 बच्चों का चयन करेंगे कि 120 बच्चों का मुझे स्टडी करनी है। बट जस्ट इन केस अगर आपको 120 बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो क्या है, आपका ओरिजिनल नंबर तो 100 ही था। तो अगर 120 बच्चों में से 10 बच्चे भी एब्सेंट हो गए तो आप तब भी अपना जो मिनिमम सैंपल साइज था 100 का वो नंबर तो कंप्लीट कर लेंगी, आपकी स्टडी अच्छे से होगी। पर अगर आप 100 ही लेकर चलती हैं तो आपका क्या कहते हैं, पेपर कम होने का नंबर होगा तो 100 में से 10% हट जाएगा तो 90 ही मीट हो पाएगा, आपका ओरिजिनल सैंपल साइज कवर नहीं हो पाएगा। यस मैम, आ गया समझ में। मैम ओके जी मैम देवेंद्र जो सर। ओरिजिनल सैंपल साइज आपने बोला 100 है और हम जो है ना 120 को पर मतलब उम्मीद लेके चलते हैं और फिर उसके बाद सपोज 110 का फिगर हमको मिला, तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या हम 110 पर ही सैम्पलिंग करेंगे या हम उनमें से भी फिर 110 हमें मिल गए और हमारा जो टारगेट 100 का था उस दिन हम 10 को भी माइनस कर देंगे? थोड़ा ये क्लियर करना होगा मैम हाँ प्लीज। हम माइनस नहीं करते हैं देवेंद्र सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम अगर 110 मिल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। तो मेरा डेटा और जी अच्छे होने के चांसेस है, पर मैं हमेशा श्योर रहूंगी कि मेरे को कम नहीं मिला है। तो हम ज्यादा ले सकते हैं। अब 110, 120 भी अगर आपका एब्सेंटिज्म आपने लिख के भी चले उसके बाद भी कोई बच्चे एब्सेंट नहीं हुए तो आप 120 का पूरा असेसमेंट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत जी नहीं है।
ठीक है, आगे बढ़े। रिप्लेसमेंट स्कूल को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। रिप्लेसमेंट स्कूल बहुत सिंपल सा है। हम एक स्कूल बोलते हैं कि भोपाल शहर में 10 स्कूल्स हैं, 10 में से हमने सैंपल किया, हमने बोला हम इन 5 स्कूलों में असेसमेंट के लिए जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा होता है आप एक स्कूल में जाते हैं, उस दिन कुछ हुआ, किसी कारण से आप उस स्कूल में परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, या वहां के प्रिंसिपल ने आपको मना कर दिया कि आप यहाँ परीक्षा नहीं ले सकते हैं। आप करने गए थे, सोचा था आप स्टडी करके आएंगे, या फिर आप इवन आपके पास गवर्नमेंट की परमिशन भी है, कुछ ऐसा कारण आ जाता है कि आप उस स्कूल में नहीं परीक्षा ले पा रहे हैं। अब आपने तो प्लान किया कि 5 स्कूल में जाएंगे, आपके स्कूल तो एक हो गया कम, बचे आपके पास 4 स्कूल। ऐसी स्थिति में हम लोग एक और लिस्ट बनाते हैं जिसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट स्कूल लिस्ट। तो ये क्या होता है, जो हमारे सैंपल्ड स्कूल होते हैं उसी के समान आइडेंटिटी वाला हम एक स्कूल और चुन के रखते हैं। हर स्कूल के लिए ऑलमोस्ट एक एक होता है स्कूल की हम लोग सेलेक्ट करें, अगर हमारे पास इतने स्कूल्स हों, और अगर एक कम हो जाता है तो हम रिप्लेसमेंट स्कूल लिस्ट से एक स्कूल उठाते हैं और फिर वहां जाके अपनी असेसमेंट या फिर स्टडी करते हैं। क्या रिप्लेसमेंट स्कूल्स का टॉपिक समझ आया कि क्यों हमारे लिए जरूरी होता है? मैडम कैन यू रिपीट वन टाइम? हाँ शंकर सर, आप लोग अगर जैसे 10 स्कूल थे, आपने 5 स्कूल चुने, यहाँ तक आपको क्लियर है कि आपने सैम्पलिंग की 5 चुन लिए। आप मेरे स्कूल समझिए, मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, मेरे स्कूल आके बोलते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे असेसमेंट करने वाले होते हैं। मैं बोलती हूँ नहीं, हमारे बच्चों का तो अपना इंटरनल एग्जाम चल रहा है, आप यहाँ पे असेसमेंट नहीं करवा सकते हैं, आप प्लीज चले जाइए, हमारे बच्चे इस असेसमेंट का पार्ट नहीं होंगे। अब आपको 5 स्कूल कवर करने थे, एक स्कूल ने मना कर दिया, आपके पास बच गए 4 स्कूल। तो अब उस स्कूल को रिप्लेस करने के लिए आपको एक स्कूल चाहिए, जिसकी हम एक ऑलरेडी पहले ही सूची तैयार करके रखते हैं कि अगर एक स्कूल कम पड़ जाए तो हम कहाँ से दूसरा स्कूल लाएंगे। तो उसी समान एक और स्कूल होता है जिसका हम आपको नाम देकर रखते हैं रिप्लेसमेंट स्कूल लिस्ट में, आप वहां जाके परमिशन ले सकते हैं। Ritika, can I add? या दीपा? Hi. Hello. Hi, I'm Deepa. हाँ, so सर अभी फॉर इंस्टेंस मैंने हरियाणा में एक असेसमेंट किया था और सेम हम लोगों ने एक अपना सैम्पल स्कूल का लिस्ट बना था और रिप्लेसमेंट स्कूल का लिस्ट बना था। हमारा सिचुएशन ये था हरियाणा में कि वी वेंट टू सम स्कूल्स, परमिशन लेटर सब चली गई थी गवर्नमेंट से कि इन सभी स्कूल्स में असेसमेंट होना है इस दिन को, सो प्लीज इवैल्यूएटर्स आएंगे तो उनके साथ कोऑपरेट करना। थोड़े से स्कूल्स, एक जैसे लेस देन 1% स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वहां पे जाके पता चलता है कि फॉर सम रीजन हम असेसमेंट नहीं कर सकते। कई जगह हमें प्रिंसिपल से परमिशन नहीं मिलती, तो इसलिए हमें एक बैकअप लिस्ट बनाते हैं जहाँ पे हम उसी सिमिलर स्कूल जा सके असेसमेंट करने के लिए। बट हरियाणा में ये हुआ था कि एक दो स्कूल कोविड जोन्स में थे, जिसकी वजह से हमें वहां जाने की परमिशन, इवन दो परमिशन थी, उस दिन जाने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वहां पे कोविड का कुछ चल रहा था। तो इसलिए उसी जो ओरिजिनल लिस्ट बनी थी उसके बराबर एक रिप्लेसमेंट स्कूल का लिस्ट बना था जहाँ पे हमारे इवैल्यूएटर्स जाके अपना पूरा असेसमेंट कंप्लीट कर पाए। ये हमें ऑन द फील्ड जाते समय रखना होता है, वरना वहां जाके अगर हमें पता चला फॉर सम रीजन हम असेसमेंट ना कर पाए तो तब नया लिस्ट बनाना, नई परमिशंस लेना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, प्रोसीजर लंबा बन जाता है। इसलिए पहले से ही हम लोग एक सैंपल लिस्ट और एक रिप्लेसमेंट लिस्ट लेके चलते हैं ताकि फील्ड का स्टडी उसी दिन हो सके। अगर कोई दिक्कत की वजह से एक जगह ना हो सके दूसरी जगह हो जाए, वरना बेसिकली हमारा प्रोसेस फिर से शुरू करना पड़ता है, फिर वो लंबा हो जाता है। मैम बस बट आई एक्सपीरियंस्ड इन NAS if schools were already pre-informed about NAS, so I think if assessment is being conducted in the schools, so no school can dare to say no for conducting the assessment. This kind of experience I have. And as far as the government schools are concerned, in government schools no principal will say no. Yes, so that is our experience too कि very often हम लोगों को replacement schools का list यूज नहीं करना होता है, but it's a safe backup.
एंड वो बैकअप के साथ हमेशा चलना चाहिए। कुछ भी हो सकता है फील्ड में, अगर हरियाणा बॉर्डर पे वहां पे उस टाइम वो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, सो देयर आर ऑलवेज सम रीजंस यू कांट अकाउंट फॉर गोइंग इनटू द स्टडी, तो इसलिए इट्स ऑलवेज सेफर टू हैव अ बैकअप लिस्ट। बट वेरी ऑफन, लाइक कृतिका कैन आल्सो कंफर्म, हम लोग ज्यादातर सैंपल रिप्लेसमेंट स्कूल लिस्ट यूज नहीं करते, वी जस्ट कीप इट एज अ बैकअप। देवेंद्र सर के पॉइंट पे जो है वो कह रहे हैं राइट, कि ज्यादातर हम लोग प्री इन्फॉर्म करते हैं, हम लोग भी यही प्रोसेस करते हैं कि पूरा एक नोटिस निकलता है, उनको परमिशन लेटर हमारे पास होता है, सब कुछ हमारे पास होता है, जस्ट इन केस अगर कुछ ऐसा होता है। सो आप जो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल नहीं करते हैं राइट, तो गवर्नमेंट असेसमेंट स्टडीज में प्रिंसिपल नहीं मना करते हैं, पर अगर हम एक्स्ट्रा कोई स्टडीज कर रहे हैं, आप इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं, तो ये ना आने की वो हो सकती है। अगर नहीं हुआ तो जैसे दीपा ने पॉइंट मेंशन किया कि फार्मर प्रोटेस्ट के चलते हुए वो एरिया ब्लॉक था, आप उस स्कूल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, किसी और रीजन से वो स्कूल जिस दिन आपका असेसमेंट होना था वो बंद हो गया है, तो आप उस दिन असेसमेंट नहीं कर पा रहे, तो आपके पास फील्ड पे वहां पे ये ना सोचना पड़े कि एक स्कूल कम हो गया है कैसे कवर करें, तो आपके पास हम एक रिप्लेसमेंट स्कूल की लिस्ट रखना है कि ठीक है अगर आप यहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आप इस स्कूल में चले जाइए। तो समझ लीजिए एक बैकअप प्लान है सेफ्टी के लिए, बट बहुत रेयरली ये यूज होता है। ठीक है, ये क्लियर था सबको? किसी का इस पे कोई क्वेश्चन? नो मैम, वी गॉट योर पॉइंट। ठीक है, एक्चुअली आगे मैम बढ़ते हैं। कोई वी हैव नो पॉइंट, बट बस एक छोटी सी चीज और मतलब अमित। आपके पॉइंट को थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। जी अमित जी, हाँ। सिंपल सी चीज है, आई थिंक हम सब लोग या जो भी लोग हैं तो सैम्पलिंग को केवल स्कूल से रिलेट करके देख रहे हैं, जबकि ये हम एक ओवरऑल बाय एंड लार्ज बात कर रहे हैं कि व्हाट इज सैम्पलिंग। इट कैन बी डन इन एनी फील्ड, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम स्कूल की ही बात कर रहे हैं। इसलिए वो बफर सिस्टम जरूरी है कि हमारे पास एक बैकअप सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम केवल सरकारी स्कूल में करें या प्राइवेट स्कूल में करें, किसी भी सोसाइटी के किसी भी पार्ट में हमें सैम्पलिंग करनी होती तो कभी भी किसी भी तरह का सिनेरियो बन सकता है। अमित जी का पॉइंट सही है कि ये सब पॉइंट्स हम लोग समझ स्कूल के एग्जाम्पल से रहे हैं, पर ये वैलिड कहीं पे है। सैम्पलिंग हम अपनी सोसाइटी में भी कर सकते हैं, जहाँ हम घर जाके बेसिक सा कोई सवाल पूछे। पिछली बार अगर आपको याद हो हम लोग ने किया था कि अगर हम घर घर जाके पूछे वो कौन से ब्रांड का शैम्पू यूज करते हैं, राइट, तो वो भी एक तरीके की सैम्पलिंग ही होगी, जिसमें हम पूरा एक लिस्ट तैयार रखेंगे कि हाँ हमारी सोसाइटी में हम इन फ्लैट नंबर पे जाके पूछेंगे ये।